अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपका लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कई बार इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप लोग को इसके बारे में ब्रीफ सा बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल का क्या कहलाता है, पावर हाउस। ठीक है, सेल का पावर हाउस कहलाता है। और ये सेल के मेटाबॉलिज्म में और इसकी रेस्पिरेशन में सेल की हेल्प करता है। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम ओवरऑल देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसका नेम यानी माइटो और कॉन्ड्रिया ये किन दो वर्ड से मिलके बना है, किन दो वर्ड से ये डिराइव हुआ है और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। फिर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इसके फंक्शंस को देखेंगे, फिर इसकी वजह से जो डिजीज कॉज होती है तो उनको देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी। ये तो अब तक आपको पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम, हम सबसे पहले डायग्राम को स्टडी करते हैं, उसके बाद अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे तो आई थिंक सो ये जो है ना बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कुछ इस तरह से होती है। अगर आप एक बैक्टीरिया की डायग्राम को ऑब्जर्व करो ना, एक बैक्टीरिया को देखो अगर इस तरह से विजुअली माइक्रोस्कोप में, या वैसे भी ओवरऑल बैक्टीरिया की हम बुक्स में शेप देखते ही हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी शेप ना इसी तरह, बैक्टीरिया की भी शेप इस तरह की होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक बैक्टीरिया की तरह से जो है वो इसकी अपीयरेंस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी डबल लेयर होती है, मतलब दो लेयर्स होती है इसकी। एक जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इसमें और क्या चीज होती है जो मेन मैं आपको बताऊं। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर ये कुछ पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं पोरिन्स। ठीक है, इसके ऊपर पोर्स होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है और ये चीज क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन जो आपको ये लेयर्स नजर आ रही हैं, ये मैट्रिक्स कहलाती हैं। ये मैट्रिक्स क्या है, यानी ये डिफरेंट, ये ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लेयर सी बनी होती है। और इनको कह लो कि चैनल्स बने होते हैं। चैनल्स मतलब अब क्या, कि जैसे होती है ना, एक गली है, ठीक है, फिर उस गली से हम निकल के अगर जैसे कॉलोनीज होती हैं उनमें फर्दर वो कह लो कि स्ट्रीट्स बनी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर ये चैनल्स बने होते हैं। मतलब ये एक चैनल है तो फर्दर उसमें मूव करके हम दूसरे चैनल में जा सकते हैं, इस तरह से हम तीसरे चैनल में जा सकते हैं, फिर इस तरह हम इन चैनल से मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर इन चैनल्स के अंदर फिर फर्दर क्या क्या होता है जी, इन चैनल्स के अंदर फर्दर डीएनए आपको मिलता है, देखने को मिलता है, और राइबोसोम्स भी इन चैनल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल का पावर हाउस है, और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और वो जो एटीपी है वो भी इन चैनल्स में ही प्रोड्यूस की जाती है। वो जो एटीपी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो इन्हीं चैनल्स में होता है। ठीक है, अब अगर आप उस प्रोसेस की बात करो तो वो बहुत डिटेल में चला जाएगा जो आप लोग का लेवल है। ठीक है, तो आपके लिए बस यही इंफॉर्मेशन काफी है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं। ये मैट्रिक्स यानी चैनल, जो मैं कह रही हूँ ना, जो मैंने चैनल का वर्ड इस्तेमाल किया है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए उनको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चैनल्स हैं इसके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है, और इन चैनल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पोर्स होते हैं बने हुए। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है यानी चैनल है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। फर्दर इनका भी एक अपना प्रोसेस होता है। और ये देखो एटीपी सिंथेसेज सिंथेज ठीक है, सिंथेज मतलब ये एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी की प्रोडक्शन में इसको हेल्प करता है। आपके लिए अब जो समझने वाली बात यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है। दो इसकी मेम्ब्रेन होती हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और एक इंटरमीडिएट स्पेस होती है। ठीक है, उस स्पेस जो है उसके अंदर क्या होते हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है जी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड है यानी इसकी अपनी एक मेम्ब्रेन है जो कि ओवरऑल इसकी कंपोजिशन में हेल्प करती है।
ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है माइटोकॉन्ड्रिया की एक अपनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसको कहेंगे, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जाहिर है कि एक सेल की ऑर्गेनेली है, और सेल की जो सब ऑर्गेनेलीज हैं वो किस में स्विम कर रही होती हैं, साइटोप्लाज्म में। जो सेल के अंदर जेलिटियस जेली टाइप फ्लूइड होता है वो सेल का क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल की जो सब ऑर्गेनेलीज हैं वो स्विम कर रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया उन सब ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सब यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, यानी हमारे पास प्लांट्स आ गए, हमारे पास एल्गी आ गए, एनिमल सेल आ गए, ठीक है, ह्यूमंस आ गए, तो उन सब के सेल्स में यानी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, दैट प्रोड्यूस एडिसन ट्राइफॉस्फेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की एब्रिविएशन क्या है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर है जी द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड बाय द सेल। ठीक है, अगर सेल में मेन एनर्जी का सोर्स है तो वो कौन है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, होप से समझ आ गई होगी। अगेन से मैं रिपीट कर देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक चैनल्स बने होते हैं, उन चैनल्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और उन मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट कैलोकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, जो उसके अंदर फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक है, यानी चैनल्स बने हुए हैं, उनमें फर्दर एटीपी का प्रोसेस होता है। ठीक है, और एटीपी क्या है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके दो और फंक्शन है, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है एक सेल को। ठीक है, फिर है जी व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया, दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये देखें, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, सिंगुलर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़े तो माइटोकॉन्ड्रियोन कहलाता है ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियोन कहलाता है। और ये क्या है जी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, जैसे अभी हमने देखा कि इसकी एक दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। फिर क्या है जी, ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है जी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फिर जी इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन एज द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम। देखा, अब हमने हमारी इंफॉर्मेशन में एक और चीज जो है वो ऐड होगी है। पहले अब तक हमने क्या पढ़ा, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एक सेल को, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म यही डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आ जाता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं जी, दे प्ले अ मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिएंट एंड जनरेटिंग एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फॉर द सेल। जाहिर है हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आई थिंक सो ये आज लाइन मुझे बहुत बार रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल उसको किस बेस पे कहा जाता है, क्योंकि वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी प्रोडक्शन का प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम जो है खुराक क्यों लेते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, कि हमें कह लो कि एनर्जी प्रोड्यूस हो, हमें कह लो कि पावर मिले, ताकत मिले, ताकि हम जो है अपना काम कर सकें। ठीक है, हम हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, स्ट्रांग रहें। ठीक है, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी के लिए हमें जो है वो अपनी डाइट लेनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है। इसी तरह हम अगर एक सेल की बात करें, सेल को भी जाहिर है एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो है वो सेल के अंदर फर्दर जाहिर है हर ऑर्गेनेली जो है अपना काम कर रही है। और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उससे वो क्या करता है जी, मेजर जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन के थ्रू जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, मैनी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और वो क्या कह रहे हैं जी, बहुत से बायोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, फिर है जी द टर्म माइटोकॉन्ड्रियोन, सिंगुलर वर्ड जो माइटोकॉन्ड्रिया का है उसको क्या कहलाता है जी, माइटोकॉन्ड्रियोन। ठीक है, अभी हम इसको देखें तो माइटोज। ठीक है, माइटोज, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड को ब्रेक करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है जी, माइटोज एंड कॉन्ड्रियोन। ठीक है, कॉन्ड्रियोन, तो माइटो विच मीन्स थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स लाइक। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसको किसने डिस्कवर किया था? जर्मन पैथोलॉजिस्ट था जिसका नेम था जी रिचर्ड ऑल्टमैन। ठीक है, रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, इसने इसको ऑब्जर्व किया था, इस पे स्टडी की थी। कब की थी? 1890 में। ठीक है, ये ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता कभी भी एग्जाम में, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना लाजमी है कि माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था, जो कि जर्मन था, पैथोलॉजिस्ट था, और 1890 में किया। ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम ने ऑलरेडी देख ली कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसमें इंटरमीडिएट स्पेसेस होती हैं, उसमें मैट्रिक्स होते हैं, फिर इसकी सरफेस पे पोर्स भी होते हैं। और जो ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है जी? चैनल्स में, मैट्रिक्स में। ठीक है, अब वही स्ट्रक्चर को मजीद एक्सप्लेन किया है। माइटोकॉन्ड्रियन यानी जो सिंगुलर वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन रॉड शेप्ड। ठीक है, एक रॉड शेप होती है इसकी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और प्लांट्स में भी होती है, एनिमल में भी होती है। अगर हम इसके साइज की बात करें, साइज रेंज की, तो इसका साइज रेंज जो है 0.52 माइक्रोमीटर्स होता है। ठीक है, इतना इसका ऑलमोस्ट साइज होता है। ये भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया जा रहा है। द स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है दो मेम्ब्रेन्स पे होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पे। और जेल लाइक इसके अंदर जो है वो फ्लूइड होता है। और इसके जो ओवरऑल चैनल होता है उसको क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो ओवरऑल इसके चैनल बने हैं इनके अंदर जेली लाइक, सॉरी, जेली लाइक जो है इनमें फ्लूइड होता है। फिर क्या है जी? द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। एंड फॉस्फोलिपिड लेयर, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है, लिपिड बाय लेयर हम उसको बोलते थे, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती थी। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लेयर सेपरेटेड बाय द इंटरमीडिएट स्पेस। ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट स्पेस है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के, उनके थ्रू ये सेपरेट होती हैं, इसकी ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर है जी क्रिस्टे, क्रिस्टे इसको बोलेंगे, क्रिस्टाए भी बोलते हैं इसको, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इनकी, इस वर्ड की। अच्छा जी, क्रिस्टाए भी बोल सकते हैं, क्रिस्टे भी बोल सकते हैं। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रादर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ हमने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था, जाहिर है अगर इसके हम ओवरऑल बाहर की अपीयरेंस को देखें तो नो डाउट हमें हमें जी पता लगता है कि ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो ओवरऑल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है जी? इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम मैं आपको क्या बताने लगी थी कि जितना हमें बाहर से लगता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल प्लेन सा है, इसके आउटर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पोर्स हैं, बट हमें इंटरनल उसके ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, जहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे ऑलरेडी आपको ये चैनल नजर आ रहे हैं, चैनल नजर आ रहे हैं, इसके अंदर फर्दर हमने देखा डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो अगर हम इनको अगर डिटेल में देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, इंटरनली स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट हैज मैनी फोल्ड्स। ठीक है, ये जो चैनल्स हैं ये क्या कहलाते, ये क्या है जी? इसके फोल्ड्स हैं। ठीक है, इनकी बिना पर इसको क्या क्या कहा गया है जी? कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनेल। जाहिर है ये अब यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें डिफरेंट फोल्ड्स बने होते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो है, इंटरनल माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप एक रूम की बात करें, एक रूम में अगर आप स्पेस की बात करें तो आपको वो नॉर्मली एक कॉर्नर पे आप बेड रख लोगे, दूसरे कॉर्नर पे आप जो अपना स्टडी टेबल रख लोगे, एक तरफ आपका बुक स्टैक होगा। ठीक है, इस तरह करके अगर आप उसी रूम की पार्टीशन कर दें आप ऊपर नीचे, जैसे हम अक्सर बच्चों के बेड्स देखते हैं ना, ऊपर नीचे डबल बेड होते हैं, फिर अगर इसी तरह आप अगर एक रूम में 2 से 3 बेड रख लोगे, सिंगल बेड रखोगे तो जाहिर है वो 3 बेड ही आएंगे, सिंगल जो बेड होते हैं। ठीक है, वो 3 बेड आएंगे। अगर उन्हीं को हम डबल डबल बेड, ऊपर नीचे 2 बेड कर लो, तो उसी 3 बेड वाली जगह पे 6 बेड आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताना चाह रही थी, यानी आपको समझाना चाह रही थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब वो यहाँ पे क्यों बोल रहा है कि उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, वो इसी वजह से बोल रहा है। जाहिर है जहाँ पे ये फोल्ड्स बने हैं, तो पहले अगर हम रैंडमली स्पेस को देखते तो जितनी ये स्पेस थी उससे ज्यादा स्पेस अब उसकी इन फोल्ड्स की वजह से होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, फिर फर्दर इसी तरह और ज्यादा उसकी स्पेस इन फोल्ड्स की वजह से बढ़ गई है। ठीक है,
द क्रिस्टाई एंड द प्रोटीन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है उन चैनल्स में, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प के थ्रू होता है जी? प्रोटीन और इंटरनल इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी, वो जो है उसको हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी के प्रोडक्शन में। द इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज स्ट्रिक्टली परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल। अब ये हमने देखी थी डायग्राम, इनर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये वाली जो इसकी बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर पोर्स बने हुए हैं, जैसे जिनको हम पोरिन बोलते हैं। तो हमने देखा था, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने स्टडी किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट जी चैनल्स होते हैं, प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जो कि डिफरेंट तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, उनको सेल के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो उनका होता रहता है, ठीक है। अब नो डाउट जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आइंस का आइन इनटेक और आउटटेक जो है वो फ्लो होता रहता है। बट जो इसकी इंटरनल ये चैनल्स की मेम्ब्रेन है ना, जो जो इसकी इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी, जो चैनल्स की मेम्ब्रेन है, उसमें से स्पेसिफिकली सिर्फ दो मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो कर सकते हैं, यानी उनका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। वो कौन से मॉलिक्यूल है जी? प्रोटीन और एटीपी, बस दो मॉलिक्यूल का, ठीक है। फिर है जी, अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, वहां पे बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है जी? मैंने आपको बताया कि जो चैनल्स बने हुए हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या कहलाता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम सेल की बात करें, ओवरऑल एक कंप्लीट सेल की बात करें, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जेलिटस फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को, जो उसके चैनल के अंदर होता है, उसको क्या कहेंगे जी? मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज अ विस्कस फ्लूइड, ठीक है। विस्कस फ्लूइड होता है दैट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। उस मैट्रिक के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, उसमें हमारे पास ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंप्राइजेज राइबोसोम, जो ऑलरेडी मैं ये बातें सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब हमने अभी स्ट्रक्चर देखा है, बट उनकी हम एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उस मैट्रिक के अंदर क्या क्या होता है जी? राइबोसोम्स होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और बहुत सी ऐसे कैलोकेट चीजें होती हैं उसमें। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। और इन सब का मकसद क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ही चीज को प्रोड्यूस करना, वो क्या है जी? एटीपी। समझ आ गई? बहुत ही सिंपल चीजें ऑलरेडी हमने आई थिंक पहले डिस्कस की हुई है, बट ये कि उनको मजीद हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। फिर है जी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं? नो मैम, सही है। चले ठीक है। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए, एक बात उन्होंने वही बताई हुई है, बस ये कि उसको कन्वे करने का डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट स्टेप में उसको कन्वे किया जा रहा है, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का अगर प्रोसेस देखें तो ये एक अलग अलग टर्म है, अगर हम इसको समझना चाहें तो इसके लिए हमें सेपरेट जाना पड़ेगा। इसकी मैं आपको शॉर्ट कह लो कि डेफिनेशन शेयर कर दूंगी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है एटीपी यानी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो बहुत डिटेल में चले जाएगा। अभी हम बेसिक चीजों को कवर कर रहे हैं, तो आपकी ये फिर बेसिक चीजें भी आपके माइंड से निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं अलग से सेपरेट आपको इस पे वीडियो भी भेज देती हूँ ऑलरेडी। मैंने आपसे एक वैसे शेयर भी की है वीडियो, बट ये जब मैं आपको इस टर्म पे एक शॉर्ट सा क्लिप शेयर करूंगी तो आपको बकायदा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट वो प्रोसेस आपको दिखा दिया जाएगा, ताकि आपका जो है उस पे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शंस को देख लेते हैं। रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। डिफरेंट वेस्ट की एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा जी, रेगुलेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है जी। फिर क्या करता है जी? प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द न्यू सेल एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल को मल्टीप्लिकेशन यानी फर्दर सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है। फिर जी, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लीवर सेल। जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको डिटॉक्स करता है, ठीक है, उनकी ओवरऑल उनको डिटॉक्स करता है जी, अमोनिया जो होता है फर्दर सेल के अंदर। अभी अगर प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, मे बी इस टर्म की आपको अभी समझ नहीं आई होगी। अच्छा, मैं अगेन से यहाँ पे एक प्रोसेस रिपीट करना चाहूंगी। सेल होता है, ठीक है, सेल से फर्दर आगे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से आगे
ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, देन जी हमारे पास एक पॉपुलेशन बनती है, फिर कम्युनिटी बनती है, ठीक है। तो ये टर्म्स हमने सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ी हुई ही हैं, अगर मे भी आपको याद है, नहीं याद तो अगेन इसको जाके देख लीजिएगा। फिर जाहिर है हर ऑर्गन का अपना एक कह लो कि वेल डिफाइंड उसका फंक्शन होता है। जैसे लीवर है उसका अपना फंक्शन है, हमारा स्टमक है उसका अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, हमारे डिफरेंट जो कह लो कि पेंक्रियाज है उसका अपना फंक्शन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनका अपना फंक्शन है। और ये सब ऑर्गन जो है किन से मिलके बने हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से। सेल जो है उसके अंदर मजीद ऑर्गेनेलिज है, हर ऑर्गेनेली का अपना काम है। तो ये सिंपली अब आपको यहाँ पे यही समझना है कि ये डिटॉक्स जो है, यानी टॉक्सिक जो अमोनिया होता है उसको डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लीवर सेल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। अब ये जो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ, जो ओवरऑल सेल डेथ। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता कि एक अगर सेल है, जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको लेक्चर में बताया कि हमारी बॉडी जो है, एक इंडिविजुअल जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी बॉडी जो है मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि वही सेल जिनसे एक ऑर्गेनिज्म बना था फर्स्ट टाइम, कि वही सेल फर्दर थ्रू आउट लाइफ उसके वही सेल वहां पे काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। सेल जो होते हैं उनकी फर्दर आगे ग्रोथ हो रही होती है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, फर्दर इस तरह ज्यादा सारे सेल्स बनते रहते हैं। और जो पुराने वाले सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, यानी वो खत्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगर आप अपनी स्किन की ही बात करो तो आई थिंक जब गर्मियां आती हैं या मौसम चेंज हो रहा होता है तो अक्सर हमारी स्किन जो है वो ऊपर से रफ रफ हो जाती है, ठीक है, ऊपर से रफ रफ हमारी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। अगर आप एक स्नेक की बात करो तो अक्सर हमें स्नेक की जो छाल मिलती है कहीं ना कहीं। और आपने ये बातें भी सुनी होगी कि एक जो स्नेक है उसकी स्नेक जो है अपनी जिल्द जो है वो चेंज करता है, यानी जो उसके पूरे ऊपर वाली लेयर होती है, जो पुरानी उसकी लेयर, डेड सेल की लेयर होती है, वो उसको रिमूव कर देता है और उसके जो जब उसकी नीचे वाली लेयर बन जाती है, ठीक है, तो वो अपनी मतलब स्किन चेंज कर लेता है। वो यही प्रोसेस होता है कि जो सेल्स हैं उनकी डेथ होती रहती है, वो जो डेड सेल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और नए सेल जो हैं वो जन्म ले लेते हैं, यानी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अपोप्टोसिस क्या है जी? नेचुरल डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। जो डेड सेल हो जाते हैं यानी एजिंग सेल होते हैं उनकी डेथ को कहते हैं। अच्छा जी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या प्रोसेस है जी? रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये कुछ हार्मोन्स हैं, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन होता है जी, मेल के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता है ये। और एस्ट्रोजन वगैरह हो गया, इसके अलावा और भी बहुत से हार्मोन्स होते हैं। ये तो हार्मोन का एक सेपरेट पोर्शन है, एक सेपरेट इन पे चैप्टर होगा, ठीक है, अगर आप इसमें बायो की बात करें तो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमने ये देखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिफरेंट हार्मोन्स को भी बिल्ड करने में यानी उनकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम देखें तो हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन दी कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। जाहिर है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एक ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेली जो है फर्दर हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है। और यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें तो सेल में जो डिफरेंट कैल्शियम आयन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना भी किसका काम है जी? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज लाइक सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिंगलिंग, सेल sensine, controlling the cell cycle and also in cell growth। के सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिफरेंट सेल, एक मिनट कॉल आ रही है मेरी। अच्छा जी, तो सेल जो है फर्दर फर्दर जो एक सेल्स की डेथ होती है उनको फर्दर रिमूव करने में हेल्प करता है और न्यू सेल्स की प्रोडक्शन में, उनकी उनकी फर्दर डिफरेंशिएशन में, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम यहाँ मजीद देख लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर जाहिर है कि
जो है डिसऑर्डर होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, जब वो इरेगुलरिटी आ जाती है उनके फंक्शंस में, या कहीं ना कहीं डिसऑर्डर जो है वो बन जाता है, जैसे एक सेल है, या अक्सर आप बच्चों में देखें तो डिफरेंट सिंड्रोम्स हो जाते हैं बच्चों को, या जीन्स की वजह से, या मसल्स जो है उनके वीक हो जाते हैं अक्सर। एक कहीं ना कहीं बच्चे आप देखे होंगे जिनकी आईज जो है वो थोड़ी ना, उनके मसल्स के डिसऑर्डर्स की वजह से उनकी आईज थोड़ी कह लो कि जिनको हम भेंगे कहते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो भी इसी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी के अंदर जब उनका रिप्रोडक्शन हो रही होती है बच्चों की, या फिर जैसे मदर्स जो होती है वो अपनी सही डाइट नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की सही ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। या फिर कुछ औरतें वैसे भी होती है, जाहिर हम यहाँ बायो पढ़ रहे हैं और यहाँ कोई ऐसा ये कोई आई थिंक सो ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे ये बात डिस्कस ना करूं, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट रह भी चुके हैं और फर्दर जाहिर है ये रियलिटी एक चीज है, ठीक है। तो फर्दर जो हम देखते हैं ना डिसऑर्डर्स देखते हैं ह्यूमंस में, या डिफरेंट सिंड्रोम्स देखते हैं या डिफरेंट डिजीज देखते हैं, तो वो हमारे यही इन्हीं छोटी छोटी चीजों से जन्म लेते हैं, लेकिन हमें उन चीजों का आइडिया नहीं होता, बट जब हम स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि वो एक्चुअली में कहाँ से उनकी फर्दर कह लो कि रूट्स होती हैं, कहाँ से वो जो डिजीज होती हैं वो अ, अ, जन्म लेती हैं, ठीक है, बर्थ उनकी होती है। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया की इरेगुलरिटी, अगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी एक ह्यूमन की बॉडी में आ जाते हैं। वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर डिजीज की बात करें तो ये 3-4 डिजीज मैंने आपको उनके नाम यहाँ पे बताए हैं। अब ये कौन सी डिजीज हैं इनको आपको खुद देखना पड़ेगा, बट इसके साथ मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर देती हूँ, उस लिंक में आपको वो डिजीज मिल जाएगी। ये आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है, ये जो मैं आपको डिजीज बता रही हूँ, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हो, यकीन करिए अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम वेल डेवलप होता है तो आज ये चीजें जो अभी आप इस लेवल पे आके पढ़े हो, ये लेवल, ये चीजें हम अपने प्राइमरी लेवल पे पढ़े होते हैं। जब हम 3-4 क्लास से साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तब भी नो डाउट हमने सेल पढ़ा, उसके ऑर्गेनेलिस पढ़ी, हमने सेल का फंक्शन पढ़ा, बट हमें ये कोई बताने वाला नहीं था कि इसमें फर्दर इनकी वजह से क्या क्या हमें इश्यूज भी हो जाते हैं, अगर इनमें इरेगुलरिटी आ जाती है, इनका स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो जाता है, या अगर एक सेल और उसकी जो ऑर्गेनेली होती है वो सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये डिजीज जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कहीं भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिसऑर्डर जो है उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज है, ठीक है। ये कहीं भी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, और स्पेशली आप जो बीपीएससी वन पेपर है या एफपीएससी वन पेपर जनरल साइंस का पोर्शन है उसमें ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। इवन सीएसएस में भी नहीं पूछा जाएगा कि स्पेसिफिकली जो सेल की ऑर्गेनेलिज हैं फर्दर उनके डिफेक्टेशन से कौन सी डिजीज होती हैं। तो ये जस्ट मैं अगेन बता रही हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। और अभी आपको एक लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप उन डिजीज को फर्दर ओपन करिएगा कि वो कहाँ पे एक सेल जो है उसके अंदर अगर ये डिजीज कॉज होती है तो वहां पे उस सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से अपेयर होता है, या वो डिजीज अगर एक ह्यूमन में शो की हुई है या एक ऑर्गेनिज्म में शो की हुई है तो वो किस तरह से उसकी प्रेजेंस है, ठीक है, किस तरह से वो जो है वो उसकी अपेयरेंस है। तो ये आप देख लीजिएगा। और असाइनमेंट मैं आपको अभी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, बट मैं वॉइस में अनाउंस कर देती हूँ कि क्या क्या आपको असाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो ये मैम आपका मेरा जी जी मैम जो सा आपने हमने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सा होता है सेल में वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जी जी। तो मैम ये जो सी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो सेल की होती हम्म। है इस पे डिपेंड करती है इसकी कंसंट्रेशन। बिल्कुल। क्योंकि तो अब मैम क्योंकि अगर हम ह्यूमंस हैं तो अब फॉर एग्जांपल मैं हूं या आप हैं, एक तो ये कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है जहां आप रह रहे हो, जिस इलाके में, वहाँ ओवरऑल ये जैसे सर्दियों गर्मियों में टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। फिर और भी हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं जो एक ह्यूमन की बॉडी पे, एक एनिमल की बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर ओवरऑल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हर एक बंदा जो है हर एक जैसी डाइट नहीं ले रहा था, कोई अच्छी प्रोटीनिशियस डाइट ले रहे होते हैं, कोई नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो फर्दर जाहिर है वो ऑर्गेनेलिज उनकी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होती है। फिर फर्दर उनकी जाहिर है एक्टिविटीज जो बॉडी की केमिकल एक्शन बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं हर ऑर्गेनिज्म की। जी मैम। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हेलो। अल्लाह हाफिज मैम।